नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 14 के चक्रव्यूह में। मेरे साथ मैं हूं मोहम्मद आरिफ कुरैशी। बात करेंगे हम पांचवें चरण में जिस कदर शिद्दत के साथ में वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली है, जिस तरह से क्रेज वोटिंग को लेकर मतदाताओं के बीच में मिला है, मतदाताओं के जहनों में, दिमाग में और दिल में एक तरह से वोट डालने की जो परंपरा देखी गई वो इससे पहले नहीं देखी गई। और इसी आंकड़ों से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से माहौल इस बार बना हुआ है वोटिंग के लिए। तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ना उनके हक में जा रहा है, और सबसे बड़ा अंदाजा इसी बात को लेकर बीजेपी ने भी लगाया है। तो 16वीं लोकसभा के लिए मतदान चल रहे हैं, चुनाव अभी प्रगति पर हैं, और ऐसे में बीजेपी ये सोचने लगी है कि जो वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी फैक्टर यहां पर देखा जा रहा है। ऐसा मानना है बीजेपी का, और बाकी तमाम पार्टियां भी इस बात का अंदाजा लगा रही है कि आखिर हिंदुस्तान के तख्तो-ताज पर उनको बैठने का शायद मौका मिल जाए, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जो ना कि हथियारों से और ना ही तमाम दूसरे वेपन से खेली जाती है। ये लड़ाई जो है ली जाती है जनता के दिल के साथ, जनता के जज्बातों के साथ, जोश के साथ और जुनून के साथ। इसलिए तमाम पार्टियां लगातार अपने दांवपेच चल रही हैं और मतदाताओं को अपने अंदर, अपने आईने में कैद करने की कोशिश कर रही हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि रिपोर्ट के साथ कि आखिर क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत में इजाफे को लेकर तमाम पार्टियों का रुख है, उसके बाद चर्चा करेंगे। इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव और दूसरे चरणों की तरह पांचवें चरण में भी मतदाताओं ने अपने अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए मतदान किए। इसे मतदान की सामान्य प्रक्रिया की तरह ही देखा जाना चाहिए था, पर शायद ये सामान्य प्रक्रिया से अलग हटकर अपनी स्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहा। इसकी दूसरी और वजहों में से एक बड़ी वजह यह है कि पांचवें चरण में कुल 121 सीटों पर मतदान हुआ और जमकर वोटिंग भी हुई। लेकिन एक बात जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है वो ये कि बढ़े वोट प्रतिशत से किसे फायदा मिलेगा। हालांकि बीजेपी का मानना ये है कि बढ़ा वोट प्रतिशत उनकी कामयाबी को यकीनी बनाता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि ज्यादा वोटिंग से पता चलता है कि न सिर्फ बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है, बल्कि ये उससे भी कहीं ज्यादा है। इससे वोटर्स में गुड गवर्नेंस को लेकर झुकाव का भी पता चलता है। ट्रेंड हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक है, हमें जबरदस्त बढ़त मिलेगी। अब ऐसी सूरत में ये कह पाना मुश्किल है कि पांचवें चरण में जिन 12 राज्यों में 121 सीटों के लिए वोटिंग हुई, उसमें मतदाताओं के जहन में कौन सी सोच चल रही थी। क्या मतदाताओं ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार मोदी फैक्टर से प्रभावित होकर वोट डाले, या फिर अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग की। ऐसा इसलिए भी है कि इन 12 राज्यों में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां खुद बीजेपी वाले इस बात को मानने में संकोच कर रहे हैं। वहां मोदी का प्रभाव और दूसरी जगहों की तरह है, जैसे ओडिशा, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बढ़े वोट प्रतिशत का फायदा क्षेत्रीय पार्टियों को मिल सकता है। वैसे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में दूसरे तमाम मुद्दों के अलावा जातिगत मुद्दा भी वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में कुछ हद तक ही सही कामयाब जरूर रहा है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक वोटों के ध्रुवीकरण से भी इनकार करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। इन सभी बातों से पर्दा तब उठेगा जब 16 मई को मतगणना होगी। न्यूज डेस्क, चैनल वन न्यूज। तो वाकई माहौल इस कदर बन चुका है कि तमाम पार्टियां अपने ऊपर, अपनी पार्टी के लिए जो वोटिंग में इजाफा हुआ है उसका एक रिजल्ट देखना चाह रही हैं। लेकिन वाकई क्या वोटिंग में इजाफा किस बात को लेकर हुआ है और किसके पक्ष में जाएगा, इसी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राजनीति संपादक मेरे साथ मनोज वर्मा साहब मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज वर्मा साहब। पहला सवाल मनोज वर्मा साहब, क्या वाकई जो इजाफा हुआ है इस इजाफे को किस पार्टी की तरफ देखा जाए, क्योंकि इस वक्त देखा जाएगा जो नए वोटर्स हैं वो भी मैदान में है। देखिए, अभी तो ये कहना मुश्किल है कि किसके पक्ष में लहर बह रही है। असल में तो ये तब पता लगेगा जब 16 मई को मतगणना होगी और परिणाम सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से
चाहे विरोधी हो चाहे समर्थक हो, और मोदी एक राजनीति के केंद्र में हैं, इस तरह ऐसा लगता है कि ये मतदान जो है वो पड़ा तो मोदी के पक्ष में है या मोदी के विरोध में है, क्योंकि राजनीति के केंद्र बिंदु इस समय नरेंद्र मोदी ही बने हुए हैं जो भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन इसके अलावा जो इस मतदान का जो प्रतिशत देश में बढ़ा है, और देश के हर राज्य में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, और हम कहें कि उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण सब जगह सारे राज्यों में ये हमें संकेत देखने को मिल रहा है। इसके दूसरा कारण यह है कि जो युवा मतदाता इस बार हैं वो सबसे ज्यादा इस बार अपना मतदान कर रहे हैं। आजादी के बाद ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें करीब 10 करोड़ जो मतदाता युवा मतदाता हैं वो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से भी ये मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ है, उनमें उत्साह है। इसके अलावा हम देखें, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की 11 जो कल जिन सीटों पर मतदान हुआ 5वें चरण का रुहेलखंड का, वहां पर ध्रुवीकरण ने अपना असर दिखाया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो अपना असर दिखा रही है। इसी प्रकार जो अलग अलग राज्य हैं उनमें अलग अलग मुद्दे भी अपना असर स्थानीय स्तर पर दिखा रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा हमें जो देखने को मिल रहा है पूरे देश में संकेत, वो नरेंद्र मोदी फैक्टर देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी फैक्टर का मतलब यह है या तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट या नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट। ये एक पूरे तरह से मोटे तौर पे बात कम से कम निकल के आ रही है। अच्छा वर्मा साहब, आपने जो है यूपी की 11 सीटों की बात की, ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है सांप्रदायिकता या फिर धर्म की या जाति की राजनीति नहीं होती हो, पहले भी हुई है, इस बार भी वही हो रही है। लेकिन क्या वाकई मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना या फिर बाकी हिंदूवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग को जो ध्रुवीकरण हुआ है वो आखिर वोट किसके पक्ष में जा रहे हैं? क्योंकि इस बार बहुत बड़े लेवल पर देखी जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से। देखिए, धर्म जाति के आधार पर मतदान राजनीतिक दल भी नहीं कहते करने चाहिए, और हम लोग भी कहते हैं जाति धर्म के आधार पर मतदान नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल असल में कहते कुछ है करते कुछ हैं। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति कम से कम रुहेलखंड और देश के दूसरे भागों में देखने को मिली है, वो ऐसा लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने स्तर पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो महंगाई, भ्रष्टाचार, सुशासन, कुशासन और देश कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो, ये मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय स्तर पे भी जैसे पूर्वोत्तर का मसला है, वहां का विकास कैसा हो, कश्मीर का विकास कैसा हो, दक्षिण में तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर तमिलों का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभर के चुनाव में आ रहा है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे भी अपना असर दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि राजनीति में भले ही ध्रुवीकरण की राजनीति हो, भले दल कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता होता है, जो बुनियादी मसले होते हैं, जो बुनियादी समस्याएं होती हैं, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, उनको ध्यान में रख के जरूर वोट करता है, वो चाहे किसी बहुसंख्यक समाज का हो या अल्पसंख्यक समाज का हो। वर्मा साहब, एक चीज आपने की बुनियादी समस्या और बुनियादी मुद्दे जो है उनको लेकर वोटर्स जो है वोट करता है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में दिल्ली में यही बुनियादी और जमीनी हकीकत को जो है जनता के समक्ष रखा था और जीत भी सरकार भी उन्होंने बनाई थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, और वहीं अगर मैं तृणमूल कांग्रेस की बात करूं वो दूसरे राज्यों के अंदर, अगर मैं यूपी की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, और दूसरे राज्यों में अगर मैं बिहार की बात करूं तो जेडीयू, ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्या इनकी वोटिंग में भी इजाफा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। देखिए, जो स्थानीय जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनका 2-3 महत्वपूर्ण कारण उनके साथ होते हैं। एक तो उनका क्षेत्रीयता जो भाव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पश्चिम बंगाल का विकास, ये उनका एक मुद्दा होगा। तमिलनाडु का विकास, ये क्षेत्रीय दलों के इस तरह मुद्दे होते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, देखिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक नया प्रयोग करा और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव जोर शोर से लड़ा। जनता ने उनकी राजनीति को पसंद भी किया, आम आदमी की पार्टी को। लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने 49 दिन में दिल्ली में कामकाज किया और वो सत्ता जिस तरह से उन्होंने छोड़ी, उसे कहीं ना कहीं शायद लोगों ने पसंद नहीं किया। इसलिए हाल के जितने भी सर्वे आए हैं उसमें यह देखने को मिला कि दिल्ली में आम आदमी का जो नवंबर में समर्थन था, जो दिसंबर में समर्थन पिछले साल था, वो इस बार जो अप्रैल में मतदान 10 तारीख को दिल्ली में हुआ, उतना समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि उनके साथ आज भी समर्थन दिल्ली में है। इसी प्रकार दूसरे हम देख रहे हैं जहां भी क्षेत्र जनता दल यू का मसला आपने उठाया,
उठाया। बिहार में जनता दल यू पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, इस बार जनता दल यू अलग लड़ रहा है। भाजपा और रामविलास पासवान का गठबंधन अलग है, आरजेडी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह हम देख रहे हैं बिहार में त्रिकोणीय और चरकोणीय मुकाबले हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी मतदान अधिक होता है। जब बहुकोणीय मुकाबले होते हैं तब भी मतदान अधिक होता है। मतदान प्रतिशत अधिक होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों में मत का प्रयोग करने के लिए प्रति जागरूकता आई है। अब लोग कोई जीते कोई हारे, कोई उम्मीदवार जीते कोई हारे, लोग अपने मत का अपना अधिकार मानकर प्रयोग करना चाहते हैं और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा संकेत है। देखिए सरकारें आएंगी बनेंगी, लेकिन मत का प्रयोग सबको करना चाहिए। ठीक है वर्मा साहब, ये बात आपने जो बताई कि क्षेत्रीय दल को देखते हुए या फिर क्षेत्रीय पार्टी को देखते हुए लोग वोट करते हैं, यूपी की मैं बात मैं आपसे करना चाहूंगा। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दो ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है सरकार बनाती रही है, सत्ता में आती रही है। वहां पर नरेंद्र मोदी फैक्टर देखने को मिलेगा, जो इजाफा है वो नरेंद्र मोदी की तरफ जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में कई मुद्दे हैं और कई बहुकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस है, कहीं कहीं कांग्रेस मजबूत है। अगर अमेठी रायबरेली की हम बात करें, यदि हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं जगह बसपा का अच्छा आधार है। इसी प्रकार मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, उनका अपना प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक कैडर, अपना प्रभाव रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर मोदी फैक्टर अपना असर दिखा रहा है तो दूसरे जो गैर मोदी अगर हम कहें फैक्टर, वो भी अपना असर दिखा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो एंटी बीजेपी वोट है या हम माइनॉरिटी का कहें, वो भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आ रहा है और यह हमने रुहेलखंड में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा है। इसलिए वहां पर यह मतदान प्रतिशत कितना असर हार जीत में डालेगा यह हमें देखना होगा 16 मई को। बहुत कांटे का मुकाबला उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चलिए वर्मा साहब, चर्चा जारी रखेंगे और भी बात देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये दिखा देते हैं अपने दर्शकों कि आखिर किस राज्य में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। तो आपके सामने एक ग्राफिक्स प्लेट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र में 19 सीटों पर था मुकाबला। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 66%, राजस्थान के अंदर बात करें तो 63% मतदान ये वोट प्रतिशत रहा है। जबकि 2009 की अगर बात करें तो 58 और 48%, यानी कि इस वोटिंग में इजाफा देखने को मिला है। मतदाताओं ने बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर जाकर यहां पर वोट किए। महाराष्ट्र में 19 सीटों पर चुनाव था, 2009 में 50%, लगभग 51%, लेकिन इस बार पूरे 10% का यहां पर इजाफा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 2009 में 47 यानी कि 48% करीब इस तरह का मतदान हुआ, लेकिन यहां पर इजाफा एक बड़ा देखने को मिला। लगभग 63% मतदान उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर अब तक देखने को मिला। ग्राफिक्स प्लेट के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश करें कि किस राज्य में कब क्या हुआ। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2009 में 51% मतदान हुआ, जबकि 2014 की अगर बात करें जहां पर 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, 4% का इजाफा देखने को मिला। 55% वोट प्रतिशत यहां पर बढ़ी है। बिहार की 7 सीटों पर 54% वोट यहां पर इस वक्त डाले गए हैं 2014 में 7 सीटों के लिए, जबकि यह आंकड़ा 2009 पर अगर नजर डाली जाए तो 44% था। यानी कि अगर एवरेज बात किया जाए तो लगभग 5 से 10 के बीच में कम से कम प्रतिशत जो है वो वोट में इजाफा देखने को मिला है, वोटिंग में इजाफा देखने को मिला है। यह लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड की बात अगर करें, 6 सीटों पर मतदान हुआ, 50%, 50.98% मतदान 2009 में हुआ था, यानी कि 51%, लेकिन यहां पर 61% मतदान 11% लगभग यहां पर इजाफा देखने को मिला है। 81% पश्चिम बंगाल में हुआ था 2009 में और 78% मतदान करीब 79, क्योंकि 78.89 है तो 79% मतदान पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है 4 सीटों पर। तो तमाम सीटों पर अगर बात की जाए, तमाम राज्यों की बात की जाए तो वोटिंग में इजाफा यहां पर देखने को मिला है, बड़ी तादाद में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए 2009 में 55% था और 2014 में 66% है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 39.68% मतदान हुआ था 2009 में और 69% मतदान 2014 में एक सीट के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुका है। मणिपुर की बात करें, एक सीट पर ही मतदान था, यहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जो पिछले 2009 में 77% था, लेकिन इस बार 74%। तो पहली ऐसी सीट है जहां पर थोड़ा सा जो मामला है वो थोड़ा डगमगाया, थोड़ा सा वोट प्रतिशत जो है वो नीचे की तरफ गया उसका ग्राफ, लेकिन बाकी तमाम सीटों पर इजाफा देखने को मिला है।
मनोज साहब, आपने ये प्लेट्स वगैरह तमाम देखी, सिर्फ एक राज्य को अगर छोड़ दें, मणिपुर को छोड़ दें, बाकी तमाम में फीसदी जो प्रतिशत है जो वोटिंग का, वो स्तर बड़ा है। आखिर मेन वजह क्या है इसकी? देखिए, चलिए वर्मा साहब, मैं जवाब आपसे लूंगा और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए आप चैनल 1 न्यूज के साथ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है 14 के चक्रव्यूह में। मनोज साहब से मैं एक सवाल मैंने आपसे किया था कि आखिर इसकी असली वजह क्या मानी जाए? नरेंद्र मोदी का फैक्टर माना जाए, क्षेत्रीय राजनीति माना जाए, सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर राजनीति माना जाए, या फिर आखिर ये माना क्या जाए? क्योंकि पिछले चुनावों में नरेंद्र मोदी को अगर छोड़ दें, बाकी मुद्दे तमाम सेम थे। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो मतदान बढ़ने का तो है वो जागरूकता है। लोगों में अपने मत अधिकार का प्रयोग करने की जागरूकता आई है, और इसमें सभी ने, चाहे वो चुनाव आयोग की भूमिका हो या मीडिया संस्थानों की भूमिका हो, सबकी भूमिका बहुत सकारात्मक रही है। और लोगों में एक ये भाव आया है कि हमें अपने मत का प्रयोग करना है, मतदान केंद्र पे जाना है। जब ये भाव आया तो लोगों में एक उत्साह का वातावरण आया। फिर चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से सुरक्षा के प्रबंध किए हैं, पहले लोग डरते थे मतदान केंद्र पर जाते हुए, हिंसा होती थी, अब हिंसा मुक्त एक मतदान हो रहा है। तो लोकतंत्र के इस उत्सव में आम मतदाता भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। जहां तक सवाल आपका यह है कि इस जो बढ़वा मतदान है इसका क्या असर होगा, देखिए, पहले जब चुनाव 90 या के 80 के दशक में होता था तो 2-3% जब मतदान बढ़ता था उससे काफी चीजें बदल जाती थी। इस बार तो जो मतदान प्रतिशत हम देख रहे हैं उसमें 5 से लेकर 15% तक बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 15% मतदान ज्यादा हुआ। दूसरे चरण में जो 11 सीटों का अभी मतदान हुआ है 17 तारीख को, इसी प्रकार बिहार में लगभग 10% मतदान अधिक हुआ है, मध्य प्रदेश में लगभग 8% मतदान अधिक हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सभी जगह भारी बम्पर वोटिंग जनता कर रही है। अब ये जनता जो वोटिंग कर रही है वो किसके पक्ष में कर रही है, ये सवाल एक इस समय उठ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैं शुरू से कह रहा हूं इस बात को कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी एक फैक्टर बनके, मजबूत फैक्टर बनके उभरे हैं और चुनाव का केंद्र बिंदु हैं। जो मोदी के पक्ष में है निश्चित रूप से मोदी के पक्ष में वोट देंगे, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो नरेंद्र मोदी की राजनीति का विरोध भी कर रहा है। अब ये वोट कहां गया ये तो पेटी खुलने के बाद पता, मतदान जब हो जाएगा और मतगणना होगी उसके बाद पता लगेगा। वर्मा साहब, अरविंद केजरीवाल को भी हम जो है दरकिनार नहीं कर सकते। बेशक उनका हाल दिल्ली में बुरा रहा हो, विधानसभा उन्होंने एकदम एक बंपर जीत हासिल की हो, सरकार बनाई हो, छोड़ दिया हो, इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन ये फैक्टर भी देखा जा सकता है क्योंकि पूरी लोकसभा सीटों पर अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर तमाम जगह चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, केजरीवाल जी की जो राजनीति रही उसमें आप एक ये कह सकते हैं कि अन्ना हजारे ने 2 साल पहले जब दिल्ली में करप्शन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था तो उसमें युवा जो लोग थे बढ़ चढ़कर हिस्सा दिल्ली में उन्होंने लिया था उस आंदोलन में, और दिल्ली
दिल्ली में जो राजनीति केजरीवाल जी ने की, उसमें युवा मतदाताओं की एक बड़ी भूमिका रही, क्योंकि देश का युवा जो चाहता है वो करप्शन मुक्त भारत चाहता है। लेकिन ये चूंकि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और इसमें तमाम राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल हैं और देश की दिशा तय होनी है। नरेंद्र मोदी इसमें उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, केजरीवाल भी एक फैक्टर हैं, लेकिन इसमें कई कोणीय मुकाबले हैं और कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेके अलग अलग जनता अलग अलग मतदान कर रही है अपना। अब यह मतदान का क्या असर कितना होगा, ये हमें थोड़ा सा इंतजार वर्मा साहब, एक और फैक्टर यहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा, बाबा रामदेव, जिनका एक बहुत बड़ा कहते हैं कि उनके फॉलोअर्स जो हैं बहुत बड़े तादाद पे हैं। कभी खुलकर उन्होंने वोटिंग के लिए कभी किसी से अपील नहीं की, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए, मोदी के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। ये फैक्टर देखिए, तमाम फैक्टर इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अपने। अगर बाबा रामदेव बीजेपी और मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं तो कांग्रेस अध्यक्षा ने इमाम बुखारी साहब को अपने घर बुलाकर उनसे चर्चा की और इमाम बुखारी साहब ने कांग्रेस को वोट देने की अपील की। तो जब भी चुनाव आते हैं तो एक देखिए, लोकतंत्र एक उत्सव है और इसमें साधु संत इमाम सब लोग, मौलाना पंडित सब लोग भाग लेते हैं और सब लोग अपने अपने अनुसार अपील करते हैं वोट करने की अपील करें। बस जाति और धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, असल मुद्दों पर राजनीति हो, वही लोकतंत्र के हित में रहता है। चलिए वर्मा साहब, मैं थोड़ा सा लीक से हटके एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में क्या लगता है, क्या वाकई धर्म और जाति के नाम पर जो युवा वर्ग है उसने वोट दिया है या फिर विकास और तमाम चीजों को मुद्दा बनाकर वोट दे रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो धर्म और जाति के आधार पर बनाने की कोशिश की गई। जिस तरह से करगिल विजय में मुसलमानों की भूमिका रही, आजम खान ने मुद्दा बनाया, या अमित शाह के ऊपर चुनाव आयोग ने रोक लगाई, इस तरह की बयानबाजी हुई। और चुनाव में ये ऐसी बयानबाजी पहले भी होती रही है, पहली बार नहीं हुई है। लेकिन जहां तक युवाओं का सवाल है, देखिए प्राथमिकता बदली है। अब देश का युवा ही नहीं, सभी लोग, सभी वर्ग चाहते हैं विकास सबका सामूहिक रूप से हो, सभी लोग आगे बढ़ें, सभी जाति धर्म के लोग आगे बढ़ें। इसी प्रकार महंगाई कम हो, करप्शन मिटे, ये सब लोग चाहते हैं। और ये हमें पूर्व में भी देखने को मिलता है और उत्तर में भी देखने को मिलता है, दक्षिण में भी देखने को मिलता है। इसलिए जो मुद्दे हैं वो पहले भी रहे हैं, लेकिन इस बार जो मतदाता है वो ज्यादा आक्रामकता के साथ मतदान असल मुद्दों के लिए कर रहा है। महंगाई इतनी बड़ी पिछले कुछ अरसे में, भ्रष्टाचार के मुद्दे काफी आए सामने, विकास देश का हुआ, लेकिन ये विकास को महंगाई और भ्रष्टाचार ने ढकने का काम करा। यही वजह है कि देश में एक मुद्दा ये बन के उभरा है कि भाई कैसी सरकार हमें चाहिए। मतलब इसका मतलब कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को अब जो है फायदा मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के दौरान ही महंगाई और भ्रष्टाचार में तमाम इजाफा हुआ है और नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि मैं तस्वीर बदलूंगा। ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक यूपीए के नेतृत्व में देश में सरकार चलाई है और उन्होंने कई अच्छी आरटीआई एक्ट आया, शिक्षा का अधिकार कानून आया, कई ऐसी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने संसद से कानून पारित करके देश को दी हैं। लेकिन इसके बावजूद यह भी सच है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के जो मामले आए वो एक बड़ा मुद्दा देश में बने। अब कितना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विकास और सांप्रदायिकता को मुद्दा बना रही है, दूसरी तरफ भाजपा महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। अब इन मुद्दों के बीच आम मतदाता किस मुद्दे को चुन के वोट देता है, यह देखने वाली बात 16 तारीख को होगी। अच्छा, आखिरी सवाल वर्मा साहब आपसे कि आपने कहा कि मुद्दों की राजनीति इस वक्त हो रही है और कांग्रेस पार्टी ने विकास वाकई में किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी उन्होंने किया, लेकिन जो घोटाले सामने आए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला या फिर CWG घोटाला, या तमाम चीजें, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक के असर पड़ा और नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ है। इस बात को तो आप मानेंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो पिछले 10 सालों से कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को मुख्य तौर पर गुजरात दंगों और इशरत जहां मुद्दे पर, इनकाउंटर इशरत जहां का जो हुआ, उस पर ही घेरने की कोशिश करी। कभी गुजरात के विकास मॉडल को कांग्रेस ने मुद्दा बनाने की या चुनौती देने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से गुजरात दंगे करके उठाए, उसका लाभ बीजेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में उठाने की जो रणनीति अपनाई, उसमें वो सफल होती नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी ने अपने आप को महंगाई भ्रष्टाचार पर केंद्रित रखा, कांग्रेस ने गुजरात दंगों को लेकर मोदी को घेरने की कोशिश की। इन आधार पर जो ध्रुवीकरण हुआ, उससे पूरा चुनाव अब तक जो नजर आ रहा है वो मोदी, या तो मोदी के समर्थन में है या मोदी के विरोध में है। चलिए, तो कहीं ना कहीं इस बार हिंदुस्तान की आवाम जाग चुकी है। हिंदुस्तान के युवा वर्ग के अंदर और बाकी तमाम जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक ये जज्बा और जुनून अंदर दौड़ रहा है शिद्दत के साथ कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उंगली का अपना इस्तेमाल करें, बटन दबाएं और एक सही, एक साफ सुथरी, सच्चाई भरी सरकार को चुनें। यही शायद एक फैक्टर है जो इस बार वोटिंग में इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल वर्मा साहब अपने साथ आए, तमाम आपने चर्चा की और एक्सपर्ट्स के बंदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो यही अपील चैनल वन भी करना चाहेगा तमाम हिंदुस्तान की आवाम से कि इसी तरह अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहें। जहां जहां पर इलेक्शन बाकी है वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सही सरकार को बनाने में अपनी भागीदारी दें। इस खास पेशकश में हमारे साथ नहीं, देश और दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार।